नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने नोएडा सेक्टर में खातून के 19वीं मंजिल से छलांग लगाने की खबरें आ रही हैं और बेंगलुरु में एक मरीज को किस तरह 5 लाख का बिल थमाया गया प्राइवेट अस्पताल की जानिब से। ईद के पेश नज़र बाजारों में गहमा गहमी नजर आ रही है। नाइजीरिया में अगरबड्डू फिरके के 14 लोगों का भयानक अंदाज में कत्ल कर दिया गया है, उस पर भी बात होगी। नोएडा सेक्टर की भी बात होगी। इसके अलावा परवेज परवाज को उम्र कैद की सजा मिली है और यह सजा इसलिए कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ के हेट स्पीच मामले में अर्जी दायर की थी, उसका नतीजा निकला है। आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या हो सकता है। बेंगलुरु में कग्निजेंट नामी एक कंपनी ने अब तक 3 महीनों के इस वक्फे में 9000 लोगों को जॉब से निकालने की खबरें आ रही है। सारी चीजें मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। उससे पहले आप लोगों से दरखास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले, हमारे इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें और लिंक को शेयर करना हरगिज ना भूलें। नाज़रीन आइए पहले बात करते हैं बेंगलुरु की। कर्नाटक में कोरोना इन्फेक्शन के बढ़ते असरात के दरमियान एक प्राइवेट अस्पताल के जरिए कोविड-19 मरीज को मनमाना बिल थमाने का मामला मंजर आम पर आया है। बताया जा रहा है कि बेंगलुरु में वाक़ प्राइवेट अस्पताल ने 64 साल एक मरीज को 5 लाख रुपए का बिल दिया, जिसका इलाज गुज़िश्ता 3 जुलाई से चल रहा था। इस ताल्लुक से जब सोशल मीडिया पर अस्पताल की तनकीद शुरू हो गई तो खबर रियासत के मेडिकल एजुकेशन वजीर तक भी पहुंची। उन्होंने इस पर सख्त एतराज़ किया। उन्होंने फौरी रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मेडिकल एजुकेशन वजीर डॉक्टर के सुधाकर ने वाक़े की तफसील जानने के बाद अपने ट्विटर हैंडल पर एक बिल पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने अपोलो अस्पताल के बिल पोस्ट किए हैं और कहा कि अस्पताल हुकूमत की हिदायत और तंबीह की मुबैना तौर पर खिलाफ वर्जी कर रहा है। काबिल जिक्र के डॉक्टर सुधाकर रियासत में कोविड-19 मैनेजमेंट के इंचार्ज भी हैं और उन्होंने वाज़े लफ्ज़ में कहा कि जो अस्पताल हुकूमत की हिदायत पर अमल नहीं कर रहे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर होगी। नाज़रीन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वबाई दौर में जब इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है इस मर्ज़ को लेकर के और मरीज़ बहुत ज़्यादा परेशान होता है, उनको जो है अस्पतालों की जानिब से किस तरह लूटने का इंतज़ाम किया गया है और किस तरह लूटा जा रहा है, ये बिल हम अभी इस वक्त दिखा रहे हैं, आप इसका देख सकते हैं। नाज़रीन आइए अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। खबर आ रही है नोएडा सेक्टर 78 से। रणविजय सिंह एडिशनल डीसीपी ने बताया कि नोएडा सेक्टर 78 में सोसाइटी के टावर की 19वीं मंजिल से खातून ने छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई। लोगों से तफ्तीश के दौरान पता चला है कि वह हाल ही में वहां रहने आई थी और किसी बीमारी की वजह से जहनी दबाव में थी। लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाघर भेज दिया गया है, तफ्तीश जारी है। नाज़रीन इस कोरोना वबा ने लोगों के अलग अलग किस्म से जो है जहनी दबाव की वजह से जिस अंदाज में खुदकुशी की वारदात पेश आ रही हैं वो नाकाबिले बयान है। नाज़रीन इंसान अलग अलग अंदाज में दोहरे अजाब से इस वक्त गुजर रहा है। नाज़रीन ईद की आमद है और बाजारों में गहमा गहमी नजर आ रही है। ईद उल अज़हा के पेश नज़र वादी कश्मीर कहें, श्रीनगर कहें, बेंगलुरु कहें, हैदराबाद कहें, बल्कि रियासत के अक्सर इलाकों से जुमेरात को दूसरे दिन भी बाज़ारों में गहमा गहमी देखी गई और लोगों को मुख्तलिफ चीज़ों खास करके अशियाए खुर्द-ओ-नविश और कपड़ों की ख़रीदारी में मसरूफ़ देखा गया है। दरअसल लोगों का इल्ज़ाम है कि बाज़ारों में गिरां बाज़ारी बामे उरूज पर है। खासकर अशियाए ज़रूरिया बशमूल भीड़ बकरों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। आप लोगों को बता दें कि ईद के पेश नज़र इंतज़ामिया ने लॉकडाउन में नरमी की है ताकि लोग ईद का त्यौहार मनाने के लिए ज़रूरी चीज़ें भी खरीद सकें। यूएनआई के एक नामानिगान ने श्रीनगर के बाज़ इलाकों का दौरा करने के बाद बताया कि बाज़ारों में दुकानें खुली हैं और लोग मुख्तलिफ चीज़ों खास करके अशाए खुर्दनी मलबूसात की खरीदारी में मसरूफ़ थे। उन्होंने ये भी कहा कि बेकरी और रेडीमेड मलबूसात दुकानों, मुर्गो गोश्त फरोशों की दुकानों के सामने लोगों की भीड़ कुछ ज़्यादा ही नज़र आ रही थी। पहले नाज़रीन ईद की आमद है और इस वक्त मुल्क के तमाम रियासतों में कुछ ऐसे ही नज़ारे हैं जो महसूस किया जा रहा है कि जो है इस मरतबा चूँकि मस्जिदों में भी नमाज़ पढ़ने की इजाज़त अक्सर रियासतों में दी गई है, तो जाहिर सी बात है कि इसकी कुछ गहमा गहमी रमज़ान की ईद में नज़र नहीं आई, वो इस वक्त थोड़ी बहुत नज़र आ रही है। नाज़रीन नाइजीरिया ले चलता हूँ आपको। नाइजीरिया में बंदूक बरदारों ने अगरबड्डू फ़िरक़े के 14 लोगों का भयानक अंदाज में कत्ल कर दिया है। जनूबी अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया में, इसके बारे में आप जानती हैं कि यहाँ वक्तन फ़वक्तन बमों का फटना, लोगों का मारा जाना और अगवा कर लिया जाना बच्चियों का, ये सारी चीज़ें खबर आती रहती हैं। अब ये एक खबर सामने आई है। जनूबी अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया में बंदूक बरदारों के ग्रुप ने कोगी सूबे में एक फ़िरक़े पर हमला करके 14 लोगों को कत्ल किया।
इत्तला पुलिस ने दी है। सूबे के पुलिस सरबराह येदी अयूबा ने बुध के रोज बताया कि मारे गए लोगों में से 13 कोगी के मकामी सरकारी कॉटन कारफी इलाके में अगरबड्डू फिरके के कुंबे के अरकान हैं। येदी अयूबा ने सहाफियों को यह भी बताया है कि इस हमले में 6 दीगर अफराद जख्मी हुए। अभी तक हमले का सबब पता नहीं चला है। उन्होंने कहा कि सभी अफराद को गोली मार करके कत्ल कर दिया गया। बंदूक बरदार हिफाजती दस्तों के वहां पहुंचने से पहले ही फरार हो गए। उन्होंने मजीद कहा कि हमलावर की तलाश के साथ मामले की जांच की जा रही है। मजीद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये सब वो इलाके हैं जहाँ पर मुसलमानों की आबादी कसीर तादाद में होती है और यहाँ पर लगातार इस तरह मुसलमानों के कत्लेआम और दीगर एक दूसरे समाज पर हमला करना, एक दूसरे तबके पर हमला करना और साथ ही जो है अलग अलग नामों की तंजीमों का पूरी पूरी बस्ती को आग लगा देना है। खबरें नाइजीरिया उसकी मुल्हका बस्तियों से आती ही रहती हैं जो वाकई काबिल तशवीशनाक हैं। नाज़रीन, आइए एक और ख़बर की जानिब आपको ले चलूँ और वो ख़बर है योगी आदित्यनाथ के हेट स्पीच मामले में अर्जी दायर करने की वजह से परवेज़ परवाज़ को उम्र कैद की सज़ा सुनी है। मुख्तलिफ मामलात में उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की जिला सेशन अदालत ने 65 साल कारकुन परवेज़ परवाज़ को 2018 के गैंगरेप मामले में मुजरिम ठहराया और उन्हें एक दीगर मुलजिम महमूद उर्फ जुम्मन के साथ उम्र कैद की सज़ा सुनाई। इसके अलावा कोर्ट ने दोनों पर 25-25 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया और 40,000 रुपये गैंगरेप मुतासिरा को देने का ऑर्डर दिया। परवाज़ को इस मामले में सितंबर 2018 में गिरफ्तार किया गया था। परवेज़ परवाज़ वही शख्स है जिन्होंने वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ वाक़े के वक्त गोरखपुर के एमपी थे। उन्होंने 27 जनवरी 2007 को गोरखपुर रेलवे स्टेशन गेट के सामने हेट स्पीच देने और उसकी वजह से गोरखपुर आसपास के अजला में बड़े पैमाने पर तशद्दुद होने का इल्ज़ाम लगाते हुए हाईकोर्ट में अर्जी दायर की थी। अर्जी में अदालत से हेट स्पीच उसकी वजह से हुए फ़िरक़ावाराना तशद्दुद के वाक़यात की आज़ादाना एजेंसी से जाँच कराने की हिदायत देने की अपील की गई थी। बाद में रियासत में बीजेपी की सरकार बनने और योगी आदित्यनाथ के वज़ीर आला बनने के बाद चीफ सेक्रेटरी दाखिला ने मई 2017 में योगी आदित्यनाथ पर मुकदमा चलाने की मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार की जानिब से मुकदमे से इनकार के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाज़त नहीं दी। हाईकोर्ट के 22 फरवरी 2018 के उस आर्डर के खिलाफ परवेज़ परवाज़ और असद हयात ने सुप्रीम कोर्ट में खुसूसी इजाज़त की अर्जी की। ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा है। परवेज़ परवाज़ के खिलाफ गैंगरेप का केस 4 जून 2018 को राजघाट थाने में दर्ज किया गया था। इस केस में उनके साथ महमूद उर्फ जुम्मन को भी मुलजिम बनाया गया। खोराबार थाना हल्के के रुस्तमपुर के खातून ने एफआईआर दर्ज कराई थी। मुतासिरा ने तहरीर में लिखा था कि वो अपने शौहर से अलग रहती है। वो झाड़ फूंक के लिए मगहर बाजार जाती थी जहां उसे महमूद उर्फ जुम्मन बाबा मिले। उन्होंने कई दरगाहों पर झाड़ फूंक की जिससे मुझे राहत मिली। 3 जून 2018 को उन्होंने रात 10:30 बजे पांडी बहाता के पास दुआ करने के बहाने बुलाया और सुनसान जगह पर ले गए। वहां उन्होंने ये और उनके साथ मौजूद एक शख्स ने रेप किया। उस शख्स को जुम्मन परवेज़ भाई बोल रहे थे। वाक़े के बाद हमने मोबाइल से 100 नंबर पर फ़ोन किया तो पुलिस आई और हमें साथ ले गई। बैकअप नाज़रीन, एक लंबी कहानी है कि किस तरह परवेज़ परवाज़ को फंसाया गया था। ये सारी चीज़ें अदालत में सुनवाई हुई लेकिन बिलाखिर अब उनको इसमें सज़ा मिली है, जिसको ये कहते हुए तनकीदी निशाना बनाया जा रहा है कि ये सारी की सारी सज़ाएं सिर्फ़ और सिर्फ एक मखसूस आदमी को जो है उनके ख़िलाफ़ अर्जी दायर करने की वजह से मिली है। नाज़रीन गिरामी, आइए अगली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं और बात करते हैं बेरोज़गारी की और कोरोना वबा की वजह से और लॉकडाउन की वजह से जो असरात इस वक्त IT सेक्टर में हुआ है। बेंगलुरु की एक मशहूर कंपनी है कॉग्निजेंट। गुज़िश्ता 3 महीने में इसने 9,000 अपने जॉब होल्डर्स को निकाल दिया है, मजदूरों को निकाल दिया है जो इस कंपनी में काम किया करते थे। ये कंपनी की जानिब से 2,000 लोगों को निकाले जाने पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बेंगलुरु में मौजूद सैकड़ों की तादाद में जो IT सेक्टर्स हैं, जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, उनमें क्या हालात इस वक्त बने होंगे। इससे पहले सहमाई जब इस कंपनी के सिलसिले में यहाँ के लोगों में काम करने वालों की जॉब होल्डर्स की तादाद का अंदाज़ा लगाया गया था तो उस वक्त यहाँ की तादाद जो जॉब करते हैं इस कंपनी में 2,91,700 लोग थे। अब जून के महीने में ख़त्म होने के बाद सहमाई में जब इस तादाद का अंदाज़ा लगाया गया और खोज लगाया गया तो जुमला 9,000 लोगों के जॉब जाने की खबर सामने आई और इस वक्त यहाँ काम करने वालों की तादाद 2,81,200 लोगों की तादाद बताई जा रही है। तो इससे अंदाज़ा लगाना बहुत आसान हो गया है कि किस तरह से इस वक्त जो है दुनियावी सतह पर, आलमी सतह पर इक़्तिसादी हालात बहुत बुरी तरह जो है असरअंदाज होते जा रहे हैं और इसके दायरे में
बिलखुसूस IT सेक्टर से बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियां आ चुकी हैं। कॉग्निजेंट छोटी कंपनी नहीं है बेंगलुरु की, ये बहुत बड़ी कंपनी है। अगर इसकी तादाद 2 लाख यहाँ के काम करने वालों का ही तादाद ही लगा लें, 2,91,700 लोग, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस बड़े पैमाने की कंपनी थी। यहाँ भी उसके असरात पाए जा रहे हैं। तो इससे साफ निकल कर के सामने आता है कि कोरोना वबा ने आलमी सतह पर किस तरह का अपना असर छोड़ा है। वह नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।